सर हमने जो कल पढ़ा था कुछ याद आ रहा है उसमें हमने क्या पढ़ा था? क्या आप बता सकते हैं सर जी, आप क्या पढ़ा था हमने? ठीक है। ठीक है। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? एक और टॉपिक भी पढ़ा था, चेंज इन टैक्स ईयर में क्या रीज़न होती है, क्या चीज़ बतानी पड़ती है तब वो चेंज करता है टैक्स ईयर? बताएंगे सर, क्या बताना पड़ता है कमिश्नर को? कंपेलिंग नीड। कंपेलिंग नीड का क्या मतलब है? ठीक है। ठीक है जी। सर जी टैक्स ईयर डिनोट करना आता है? अगर बिटवीन 7 to 12 होगा तो क्या करेंगे? +1 कर देंगे। ठीक है जी। ऑनलाइन वाले सब साथ हैं? चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का फिर। अच्छा वैसे आज हमारी लास्ट क्लास है, मतलब ईद से पहले, और बाकी फिर जो नेक्स्ट क्लास है वो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद ही होगी। ठीक है जी। मुझे बता दें आप लोगों को स्क्रीन ठीक नज़र आ रही है? कल कोई इशू आ रहा था आपको शायद। ठीक है, यहाँ साफ नज़र आ रहा है। नोट्स आपके पास हैं? रजिस्टर भजन, रजिस्टर, पेंसिल सब कुछ निकालें। अच्छा जी। सर आज हम स्टार्ट लेंगे पर्सन से। आज हमने देखना ये है कि टैक्स जब हम लगाते हैं तो कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर टैक्स लगता है। सर मेरा एक सिंपल सा ये सवाल बनेगा ना, जब मैं टैक्स पे करने जाऊंगा कि भाई मुझे टैक्स देना भी है या नहीं देना, क्या मुझसे डिपार्टमेंट जब टैक्स लेने आएगा फिर तो मैं देखूंगा कि मैं एलिजिबल हूँ देने के लिए या नहीं। एक चीज़ सही है, समझ आ रही है? अच्छा अब इसमें देखें होता क्या है कि टैक्स लॉज ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने, जो हम पढ़ रहे हैं आजकल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सर ये एक चीज़ डिफ़ाइन करता है, ये कहता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में कुछ टाइम के लिए तो रुकेंगे ना, तब वो टैक्स देने के लिए एलिजिबल होंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ वो कहता है कि कुछ कंपनीज अगर कोई एक आध हरकत करेंगी ना ऐसी, तब वो एलिजिबल होंगी टैक्स देने के लिए। ठीक है जी। तीसरी चीज़ एक एओपी। अब कंपनी क्या होती है, एओपी क्या होती है, पर्सन क्या होता है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो हमें लॉ ने दी हुई है। ठीक है जी। तो हम इनको इनकी डेफिनेशंस भी हम देख रहे होंगे कि इनका मतलब क्या होता है। जब वो पर्सन की बात करें तो पर्सन में कौन कौन से लोग आते हैं, जब वो कंपनी की बात करें तो उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, किस तरह के लोग आते हैं, किस तरह की कंपनीज होती हैं। ठीक है जी। एओपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। दूसरा हम ये देखेंगे कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कब जो है वो एक्टिव होता है। मतलब मैं आपको इस पूरे आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसके आपको अगर मैं 1 लाइनर समरी दूँ ना, तो सर जो रेजिडेंट है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मेरी सिंपल बात समझ आई आपको? तो अब रेजिडेंट कब बनेगा, कैसे बनेगा, आज हमने ये सब पढ़ना है। ठीक है जी, आ जाए आगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वैसे कोई इतना टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह से मैं आपको नोट्स पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ उससे पहले एग्जाम्पल के साथ, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम सवालत करेंगे तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ सॉल्व। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। सर जी पर्सन की वो डेफिनेशन हमें क्या देता है? पर्सन, व्हाट इज़ मेंट बाय पर्सन? द फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने डेफिनेशन बता दी है। सर जी इंडिविजुअल, आप लोग सर, आप हैं, मैं हूँ, सर हैं हमारे, सर अहमद हैं, सब इंडिविजुअल हैं। ठीक है, कोई भी इंसान है वो इंडिविजुअल है, वो काउंट किया जाता है। कंपनी का सर आपको पता होगा, कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनती हैं पाकिस्तान में। आपने अभी आगे जाके सी लॉ पढ़ना है तो आपको पता होगा कि कंपनीज एक्ट में हमारी जो कंपनी रजिस्टर होती है वो पाकिस्तान में कंपनी कहलाती है। सिंपल इज दैट। आपको आगे भी बताऊंगा कंपनी की डेफिनेशन जब आएगी। अगर एक अकेली कंपनी है सर तो वो यहाँ पे फॉल कर रही है। ठीक है जी। अच्छा जी, एओपी, इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइज और इस्टेब्लिश इन पाकिस्तान और एल्सवेयर। अब एओपी क्या होती है? जब हम फर्दर देखें एओपी की डेफिनेशन यहाँ पे आ रहे होंगे तो हम एओपी देख रहे होंगे क्या होती है, डिक डाउन कर रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है जी। जब हम कंपनी की बात करेंगे तो हम यहाँ पे मजीद उसको डिक डाउन कर रहे होंगे कि यार कंपनी का क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। अच्छा जी, आगे आ जाएँ। सर फेडरल गवर्नमेंट का पता होगा सर आपको। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है जी? कोई हजरात बता दें मुझे ऑनलाइन में से। फेडरल गवर्नमेंट हमारे मुल्क को कौन चला रहा है? इस्लामाबाद चला रहा है हमारे मुल्क को। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट चला रही है हमारे मुल्क को। ठीक है सर जी। तो और भी हैं कुछ लोग, लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें से एक है। ठीक है जी।
तो फेडरल गवर्नमेंट जो है जी वो देखें पाकिस्तान में रह रही है, पाकिस्तान में रहते हुए गवर्नमेंट अपने सारे ऑपरेशंस सर अंजाम दे रही है, ठीक है जी। तो फेडरल गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है एक पर्सन है, पर्सन माना जाएगा इसको। क्यों? क्योंकि सर हम इससे भी टैक्स ले रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमारा बजट बनता है तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रही होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी, सूबाई हुकूमत भी, जैसे सिंध की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, ठीक है जी। तो इस तरह से आगे मैं बताऊंगा आपको, अपने परेशानी होना कि सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है क्यों फेडरल गवर्नमेंट है क्यों नहीं है। देखिए एक जो चीज़ लॉ ने डिफाइन कर दी होती है ना, उसके ऊपर हमारी जो है वो हदबंदी हो जाती है कि यार इससे ज़्यादा अब हमने नहीं सोचना। लेकिन मैं आपको मज़ीद इसमें बताता रहूँगा। अब देखें जी, फेडरल गवर्नमेंट एक पर्सन काउंट होगी, प्रोविंशियल फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो भी आएगी इसमें। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट, इसका कोई मतलब मुझे बता सकते हैं कुछ? सर देखें कभी कभार क्या होता है कि इलाकों की बेस पे एम्बेसीज, फॉरेन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप? नहीं, एम्बेसी देखें, एम्बेसी एक डिफरेंट चीज़ है, एम्बेसी गवर्नमेंट नहीं है। एम्बेसी तो उनका एक पर्सन है जो यहाँ पे हमारे मुल्क में आकर रह रहा है, ठीक है। अच्छा, आपने जो बात की है इसको मैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा। पाकिस्तान की एम्बेसी का जब बंदा होगा तब उसका हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। जब हमारे मुल्क से एक बंदा दूसरे मुल्क में जाके एम्बेसी में जाके उनके काम कर रहा होगा तब उसका टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इसी तरह से उनके मुल्क के टैक्स के लॉज के अकॉर्डिंग वहाँ उनका जो बंदा हमारे पास आया हुआ है उसके ऊपर उस तरह की टैक्सेबिलिटी हो रही होगी, ठीक है जी। अच्छा, आप एम्बेसी में देखें होता क्या है, एम्बेसी इटसेल्फ कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एम्बेसी में एक पर्सन है, मतलब सपोज यूएसए का कोई बंदा यहाँ पे आके बैठा हुआ है, ठीक है जी, उनकी एम्बेसी है, ईरान की एम्बेसी है, अफगानिस्तान की है, ये सब की है। अब उस बंदे का क्या ट्रीटमेंट होगा वो मैं जब आपको रेजिडेंट पर्सन बता रहा हूँ ना तब होगा। मेरी बात समझ आ रही है सर जी? बराबर आगे आ जाए। पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, सर क्या होता है कि इलाकों की बेस पे ना गवर्नमेंट को डिवाइड किया हुआ होता है। तो सर जैसे इसकी एग्जांपल पाकिस्तान में अगर आपने देखनी है तो आप इस तरह से समझ लें कि PMLN जो है उसका पंजाब है और PPP जो है उसका सिंध है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? और PTI जो है उसका खैबर पख्तूनख्वा है। सर समझ आ रही है कि किस तरह से हम इलाके की बेस के ऊपर उसको डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये है इसका मतलब पॉलिटिकल सब डिवीजन, मतलब एक ओवरऑल पॉलिटिक्स तो है हमारी लेकिन उसमें हमें इलाकों की बेस पे सब डिवाइड किया हुआ है गवर्नमेंट को, ठीक है जी। ये इसकी सिंपल एग्जांपल है। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कोई एग्जांपल मुझे दे सके अगर कोई बच्चा, अगर किसी को पता हो कि पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं दुनिया में? WHO है जी हमारे पास, और UNO जी है, और ठीक है जी, और एक सिंपल सी IMF, शायद हम इसका अक्सर नाम सुनते हैं, ठीक है जी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है जी। चलें जी, रीज़न टू इस्टेब्लिश पर्सन, क्यों ज़रूरत क्यों है भाई, मुझे क्यों आइडेंटिफाई करना है कि कोई पर्सन है? कोई एक वजह होती है ना, एक वजूहत होती है किसी चीज़ की, यार अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है इसके पीछे कोई मकसद होगा। मैं आपको अगर ये पढ़ा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, कल को सवाल में एक चीज़ आएगी तो उसके पीछे कोई वजह होगी, उसने कुछ चीज़ से आइडेंटिफाई करवानी होगी सर, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, क्यों? टू डिटरमिन एप्लीकेबल टैक्स रिजीम्स, आगे हम जाएंगे तो आपको मैं टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। हमारे पास मुख्तलिफ तरह की टैक्स रिजीम्स होती हैं, NTR है जी, FTR है जी, और MTR है जी, ठीक है। मिनिमम टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम और नॉर्मल टैक्स रिजीम। तो आपको आगे पढ़ाएंगे इंशाल्लाह जब इसी चैप्टर में आगे हम कवर कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, दूसरा एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। सर जो पर्सन है, पर्सन में फिर सैलरीड पर्सन भी आते हैं, नॉन सैलरीड भी आते हैं, तो उनके ऊपर डिफरेंट टैक्स रेट है, डिफरेंट स्लैब्स लगती हैं। वो कहाँ पे? इसी चैप्टर में नीचे हैं। अभी आपको बताने के लिए कि हम क्यों इस तरह से बाइफर्केशन कर रहे हैं लोगों में बेस्ड ऑन देयर सैलरी, बेस्ड ऑन देयर स्टेटस, क्यों अलग अलग कर रहे हैं? क्यों भाई, अगर एक बहुत कामयाब है, बहुत अमीर इंसान है तो उसके ऊपर उसके हिसाब का टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से शक्ल देकर टैक्स रेट लगा रहे होंगे, ठीक है, कि कितना कमाता है वो। दूसरी चीज़, टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सर पहले कोई बंदा होगा, कोई पर्सन होगा तो वो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट में फॉल कर रहा होगा ना। कोई अगर वजूद ही नहीं है किसी का तो वो कहीं नहीं आ सकता, ठीक है, उसको हम काउंट ही नहीं कर रहे होंगे। जिन्हों की कहानियाँ तो हम पढ़ नहीं रहे हैं यहाँ पे। टू डिटरमिन एप्लीकेबल टैक्स एग्जेम्पशंस, सर जी सर्टन केसेस में एग्जेम्पशंस होती हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल कि जैसे आपने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले एम्बेसी वाली, तो इसमें जब बाहर वाली किसी एम्बेसी, बाहर वाले किसी मुल्क का बंदा हमारे यहाँ पाकिस्तान में रिजाइड कर रहा होगा, एम्बेसी में होगा, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर बाहर का मुल्क हमारा पर्सन जो यहाँ से बाहर गया हुआ है, समझ आ रही सर, क्योंकि क्रॉस है ना, एक बंदा हमारा गया होगा उनके मुल्क में, उनका हमारे पास एम्बेसी में रुका हुआ है, अगर बाहर का मुल्क उस बंदे को टैक्स एग्जेम्पशन दे देगा तो हम यहाँ पे जो बंदा रह रहा है ना इसको भी टैक्स एग्जेम्पशन दे देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, आप टैक्स छोड़ दो हमारे बंदे को, हम आपके बंदे को टैक्स छोड़ देंगे,
ठीक है, ये इतनी सी बात है। तो हमने ये सारी चीज़ें और एप्लीकेबल टैक्स क्रेडिट्स सर, जैसे हमारे पास अब देखें रिटेल स्टोर्स होते हैं, अब यहाँ पे इनको जो आपने देखा होगा अक्सर आपको एक पर्ची मिलती है, रिसीट मिलती है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, POS मशीन, तो सर वो लगाने पे टैक्स क्रेडिट आता है, 1.5 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट है उसके ऊपर, ठीक है। वो जो भी क्या कहते हैं रिटेल आउटलेट लगाएगी वो उसको 1.5 लाख रुपए का टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उससे सर मैंने जो आपको गवर्नमेंट को मैंने पैसा पे करना है ना, मुझे उसमें राहत मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने एक एक लाइन का आपको मतलब बता दिया। अब टैक्स क्रेडिट के ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है, एग्जाम्पशंस के ऊपर सेपरेट चैप्टर है, ठीक है जी। ये रेजिडेंशियल स्टेटस अभी हम आज की क्लास में इसी को कवर कर रहे होंगे, बाकी टैक्स रेट इसी चैप्टर में आगे आ रहा है जो हम इंशाल्लाह ईद के बाद कवर कर रहे होंगे। तो आपको एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो रिजीम्स की बात है, जब हम ओवरऑल न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे तो रिजीम्स का बहुत काम है कि कौन सी इनकम किस रिजीम में जाती है तो कैसे टैक्स होती है, तो ये चीज़ें सर जी। तो पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आ गया सर, इंडिविजुअल आ गया, कंपनी आ गई, AOP आ गई, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट आ गया, फॉरेन गवर्नमेंट इटसेल्फ आ गई, ठीक है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट आ गई, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ गई। अब सर जी AOP क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब फर्म में कोई एग्जांपल आप मुझे दे दें सर, कोई एग्जांपल दे दें फर्म की। फर्म का आपने नाम सुना ही होगा, फर्म का नाम सुन के CA में आए होंगे आप सब लोग। KPMG, ठीक है जी, KPMG होगी, ठीक है जी। फर्ग्यूसन होगी, ये लें जी, फर्ग्यूसन लिख दिया। अच्छा जी, तो फर्म हमारी AOP कंसिडर की जाती है। फर्म में हमारे पास पार्टनर्स होते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, वो आपस में मिलके कारोबार कर रहे हैं। उस कारोबार में वो जितना कमाएंगे कुछ मुनाफा एक अपने अपनी परसेंटेज के हिसाब से कोई घर ले जाएगा। आप सब में अगर बी लॉ पढ़ रहे हैं तो शायद वहाँ पे आपको AOP का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा। तो सर क्या होता है कि AOP एक बिज़नेस है, ठीक है जी, फर्म एक बिज़नेस है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको याद कर सकते हैं आप। एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है, और एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म अंडर एनी फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, ठीक है जी। मतलब किसी भी फॉरेन लॉ के तहत अगर कोई बॉडी ऑफ पर्सन बनाई गई है, बॉडी कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ बनाई गई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई गई है, तो उसको जो है हम AOP की डेफिनेशन में लेंगे। ये सिर्फ रट्टा मारने की हद तक है, इसकी ऐसे कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है, ठीक है जी। आगे आ जाए कंपनी के ऊपर। सर कंपनी क्या होती है, कंपनी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला कंपनीज एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। पाकिस्तान में सर कौन सा एक्ट चल रहा है कंपनीज एक्ट का, 2017। आप लोगों के सिलेबस में भी 2017 का ही एक्ट है, फाइनल में भी जो C लॉ का पेपर है वहाँ पे भी 2017 वाला ही एक्ट है जो एक इनेक्ट है अभी पाकिस्तान में, और यही आपको पढ़ाया जाता है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो कंपनी उस एक्ट के तहत बनाई जाएगी, फॉर्म की जाएगी, उस कंपनी को हम कंपनी की डेफिनेशन में लेंगे। मेरी बात समझ आ गई सर जी, सब साथ हैं, ठीक है। ये इसमें सच इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको नोट्स में चीज़ें एज इट इज़ मिल जाएंगी, अब आप समझने पे ध्यान दें, ठीक है जी। मुदारबा क्या होता है जी, मुदारबा आपके लिए नई टर्म है। किसने पहली बार सुना है नाम मुदारबा का, मुदारबा पहली बार सुना है सबने, पढ़ा हुआ है? अच्छा सर, मुदारबा में ये होता है कि एक बंदा है उसके पास एक होती है स्किल, और एक बंदा है उसके पास होता है पैसा, ठीक है। अब एक बंदा उसके पास स्किल ये है कि वो काश्तकारी कर सकता है, ठीक है जी, और एक बंदा उसके पास पैसा है, वो काश्तकारी नहीं कर सकता, वो फसल नहीं लगा सकता, वो इतने जो है वो मिट्टी में हाथ अपने नहीं डाल सकता, उसको अच्छा नहीं लगता, उसके पास पैसा बहुत है। सर जी उसने ज़मीन ली है, उसने अनाज का बीज लिया है, ठीक है, उसने कोई भी फसल लगानी है उसका बीज लिया है और उसने उठा के दे दिया है उस बंदे को दिया जिसको काम आता है करने का। तो होगा क्या सर, इसने पैसा लगाया, उसकी स्किल्स हैं, दोनों मिला के काम करेंगे, जो उसमें से काश्तकारी करेंगे, जो कमाएंगे, जो सारी आमदन जितनी होगी उसका आधा कर लेंगे, ठीक है जी। लॉस में शेयर किस बंदे का होता है मुदारबा के केस में, उस बंदे का जिसने पैसा लगाया होता है। सर स्किल वाला बंदा लॉस कैसे बेयर कर सकता है, उसके पास तो पैसा था ही नहीं डे वन पे, तो बिजनेस में जितना लॉस है वो फिर किसका होगा, उसी का जिसका पैसा लगा हुआ है। तो ये होती है मुदारबा, एक मुदारिब का, और मुदारबा इसमें एक कॉन्सेप्ट है मुदारिब का, उसमें एक सिंपली दो बंदे आपस में मिलते हैं, एक के पास स्किल है और एक के पास पैसा है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है मुदारबा। अ बॉडी इनकॉपरेटेड बाय अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। सर पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में मुल्क हैं जी, किसी भी मुल्क के अकॉर्डिंग कोई कंपनी, अगर कोई बॉडी बनी है, कोई कंपनी बनी है, तो वो भी हमारी इस कंपनी की डेफिनेशन में आ रही होगी। नीचे भी उसने बी पॉइंट में उसी को फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ फाइनेंस सोसाइटी। सर फाइनेंस सोसाइटी अगर किसी को एक हमने सोसाइटी बनाई हुई है लोगों को लोन देने के लिए, ठीक है जी, लोन देना है हमने लोगों को, और उसके लिए हमने एक सोसाइटी बना ली है, सब ने उसका पूरा जमा किया हुआ है पैसा, किसी को अगर ज़रूरत है तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। ये हमारी कंपनी की डेफिनेशन में आती है। NPO, एनी एग्जाम्पल, आजकल बड़ी मशहूर चल रही है, ठीक है जी। JDC समझ आ रही है जी, और ईदी है हमारे पास, ये होगी,
ठीक है जी। एक एनपीओ भी हमारी कंपनी में आती है। और ट्रस्ट, इसकी डेफिनेशन मैं आपको इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा ट्रस्ट की, ट्रस्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है जी। और फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, which the FBR by general or specific order declare to be a company for the purpose of ITO। सर जी मेरी बात सुने, बाहर के लोग थे कुछ चंद मिल के, उनकी एक एसोसिएशन थी, पाकिस्तान में आया कारोबार करने के लिए। FBR ने उसको बोला कि देखिए मैं आपको जो है कंपनी डिफाइन कर रहा हूँ आज से। क्यों सर? AOP के ऊपर टैक्स रेट डिफरेंट है, कम है रेट वहाँ पे, कंपनी के केस में टैक्स का रेट ज़्यादा है। सर उसने FBR ने जब बोल दिया ना, बाय स्पेसिफिक ऑर्डर करके उसने बता दिया, बाय जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर कि यार तुम कंपनी हो, तो तुम मना नहीं कर सकते कि मैं कंपनी नहीं हूँ, ठीक है। FBR ने बोल दिया तो बोल दिया, बस तुम कंपनी हो तो हो, बस दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में यही बात कर रहे हैं कि कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जो बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, लोग यहाँ पे आके कारोबार कर रहे थे, ठीक है जी। उसने FBR ने बोला कि नहीं तुम यहाँ पे टैक्स इस तरह से कम दे रहे हो, टैक्स की बचत कर रहे हो, टैक्स तुम जो है तुम अवॉइड कर रहे हो, तो मैं तुम्हें कंपनी का स्टेटस दे रहा हूँ, अब तुम पे कंपनी वाला टैक्स लगेगा, तुम जितना भी कमाओगे तुम्हारी इनकम पे कंपनी वाला टैक्स लगेगा। कंपनी का रेट हमारे पास 29% है टैक्स का, वो आपको आगे मिल जाएगा जी। ऑनलाइन वाले सब साथ हैं सर? थर्ड पॉइंट की क्या एग्जांपल होगी बताता हूँ बेटा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बेटा, ये मुदारबा की बात कर रहे हैं आप। थर्ड पॉइंट में बेटा डिफरेंट कंपनी, जैसे हमारे पास मुदारबा आपको मिल जाएगी, अभी मेट्रो बैंक लिमिटेड है, ठीक है, तो उसकी आपको मुदारबा मिल जाएगी। मुदारबा तो कंपनी है, वहाँ पे उन्होंने मुदारबा कंपनी बनाई हुई है, वहाँ पे लोग आते हैं अपना पैसा डालते हैं, एक स्किल वाला बंदा है वो स्किल अपनी लेके आता है और वो कारोबार करते हैं। सिंपली जैसे कंपनी बनती है वैसे ही। बेटा 6 पॉइंट मैंने बताया ना, NPO इलियास भाई 6 ये सही से क्लियर नहीं। अच्छा 6 है NPO मे बी विद द स्ट्रक्चर ऑफ AOP बट फॉर द पर्पज ऑफ इट विल बी। सर AOP मतलब एक NPO है, एक NPO कंपनी बनाई हुई है, लेकिन उसमें मल्टीपल लोग मिलकर आपस में कारोबार करते हैं, ठीक है जी। मतलब वो स्ट्रक्चर कैसा दे सकते हैं कि आप हम सब पूरी क्लास मिले और हमने 10 बंदों ने मिलकर एक बना ली NPO। अब हमारी वो AOP है, मतलब क्या कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसमें जितना हम इसमें देखें घर में कोई नहीं लेके जा रहा होता। जब NPO बनती है तो वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बन रही होती है। आप FR1 में NPO की अकाउंटिंग भी सीखेंगे इसमें। तो देखें इसमें जब कुछ लोग मिल के एसोसिएशन ऑफ पर्सन की शक्ल देकर उसको बना रहे होंगे तो तब भी वो कंपनी की ही डेफिनेशन में आएगी। दूसरा NPO कहाँ बनती है? अच्छा यहाँ पे स्पेसिफिकली इसने ये बात क्यों की कि NPO जब AOP के तौर पे बनेगी, क्योंकि सर NPO एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट उसके अकॉर्डिंग भी बनती है, वो कंपनी होती है। एक NPO कंपनी की शक्ल में बनती है, एक NPO AOP की शक्ल में भी बन सकती है। वो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि AOP की शक्ल में जो NPO बनेगी ना, NPO वो भी कंपनी की डेफिनेशन में काउंट होगी। समझ आ रही है सर जी? कि मतलब कोई बंदा अगर AOP की फॉर्म में NPO बना लेता है और वो कहता है सर मैंने तो कंपनी बनाई नहीं, मैं क्यों टैक्स दूँ, तो बोलेगा नहीं तुम भी इसी डेफिनेशन में फॉलो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि एक FBR ने एक स्पेसिफिक इसके ऊपर डेफिनेशन दे दी इन सेक्शन 80। ओके जी। अच्छा जी आगे आ जाएँ। नहीं बेटा NPO को क्यों छोड़ेंगे, टैक्स तो सबने देना है ना, जो कमा रहा है टैक्स तो सबने देना। अच्छा जी, आज का जो हमारा सबसे मेन और पेपर में आने वाला जो कॉन्सेप्ट है, आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? कोई बच्चा मुझे रिवाइज कर दे। सर आप बताएं। ठीक है, आप बता दें सर उसके बाद क्या पढ़ा? ठीक है, और इसके अलावा और क्या पढ़ा आपने? ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हमने देखा कि पर्सन क्या होता है, कंपनी क्या होती है और AOP क्या होती है। ये तो हमने देख लिया कि क्या क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कब रेजिडेंट कौन सा बनता है, कि रेजिडेंट पर्सन में कौन कौन आता है। अच्छा जी, अब वो आगे डिफाइन करता है। अच्छा जो मैंने बीच में छोड़ा है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता रहा हूँ। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। सबसे पहले एक चीज़, सबसे पहला सवाल आपका एक, हम कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं, तो मैं आपको उसका जवाब भी दे देता हूँ कि वाई एस्टेब्लिशिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर? देखें उसका जवाब वो खुद दे रहे हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ टैक्सेबल इनकम। क्यों? देखें सर जो रेजिडेंट पर्सन होगा ना, अभी आपको मैंने बताना है यहाँ पे मैंने आपको भी बताना है कि रेजिडेंट पर्सन कब होता है, कैसे होता है, ठीक।
वो कहना ये चाह रहा है, कह रहा है कि सर जब रेजिडेंट पर्सन होता है तो उसकी चाहे पाकिस्तान की कोई इनकम हो, चाहे उसकी कोई इनकम दुनिया की हो, उसने पूरी दुनिया में जहाँ भी कमाया ना, अगर वो रेजिडेंट पर्सन है तो उसकी वो इनकम टैक्सेबल होगी। मेरी बात समझ आ रही है सर? ठीक है, मतलब अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो और 365 दिन पाकिस्तान में रह रहे हो और आप क्वालिफाई कर गए हो कि आप रेजिडेंट पर्सन हो, तो आपने पूरी दुनिया में जहाँ भी कमाया वो भी इनकम पाकिस्तान में आके उसका टैक्स दोगे, और जो पाकिस्तान में कमाया उसका भी टैक्स में पाकिस्तान में आके दोगे। ठीक है जी, इसलिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़ देखिए जी, जब नॉन रेजिडेंट होगा पर्सन, नॉन रेजिडेंट पर्सन कब होता है? जब वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। सर क्या ऐसा हो सकता है कोई बंदा बाहर जाए, नॉन रेजिडेंट हो पाकिस्तान के लिए, तब भी वो पाकिस्तान में रह के कारोबार कर रहा हो सकता है ना सर? यहाँ पे उसके प्लाजे हों, यहाँ पे सर जी उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, यहाँ पे उसकी सर ज़मीनें हो, ठीक है जी, उसके ऊपर वो कुछ भी उगा रहा है और जो उसके ऊपर कमा रहा है सब कुछ कर सकता है ना सर, बिजनेस हो सकते हैं उसके, यहाँ पे प्लाजा हो सकते हैं, मॉल हो सकते हैं। तो सर क्या जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है क्या वो बिल्कुल ही फारिग हो गया? आप उसने कुछ 1 रुपया भी नहीं देना फिर पाकिस्तान को, कि वो तो बाहर जाके याशी कर रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है बस उसको फैसिलिटेट करती जा रही है और ले कुछ नहीं रही उससे। ऐसा नहीं है सर जी, जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है वो फिर अपनी पाकिस्तान की जो इनकम होगी ना वो उसके ऊपर टैक्स दे रहा होगा। ठीक है जी, यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि नॉन रेजिडेंट की जो है ओनली पाकिस्तान सोर्स इनकम इज़ टैक्सेबल। सर जी सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज़ कोई बंदा बाहर बैठा हुआ था, उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदे और उसको बेचा, उसके ऊपर उसने मुनाफा कमाया, ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में टैक्स हो जाएगा उस बंदे का। दूसरा सर क्या हो सकता है? सैलरी तो वो नहीं ले सकता यहाँ पे, ठीक है जी, क्योंकि उसके लिए उसको यहाँ पे होना ज़रूरी है। चले सैलरी को छोड़ देते हैं, उसका कोई बिजनेस है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम बिजनेस जनरेट कर रहा है वो। दूसरा सर जी उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसको जनरेट कर रहा है वो। तीसरा सर जी उसको कोई गिफ्ट मिल जाता है, सपोज़ उसको कोई गिफ्ट दे देता है, उसको घड़ी दे देता है कोई ईद पे, सही है, कोई घड़ी मिल जाती है उसको, तो इसके केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसकी हिट हो जाएगी। तो ये सारी इनकम उसने कहाँ से कमाई? पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से कमाई, पाकिस्तान की हदूद के अंदर से कमाई, तो इसका टैक्स कहाँ पे देगा? बाहर पाकिस्तान में उसका टैक्स देगा। और दूसरा एक बंदा जो पाकिस्तान में रह रहा है, पाकिस्तान से सारी फैसिलिटीज़ ले रहा है, हेल्थ की भी, रोड्स की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, सब कुछ ले रहा है पाकिस्तान से, तो मुझे बताएं कि वो अगर वो बाहर भी कारोबार कर रहा है, सपोज उसने बाहर की किसी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर जाकर उसने शेयर खरीदे हुए थे और वहाँ से उसने अच्छा खासा पैसा बना लिया, जब वो पैसा पाकिस्तान में ला रहा होगा तो क्या उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा सर? लगना चाहिए ना टैक्स, कि तुम पाकिस्तान में रहते हुए तुम्हें हम सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, तुम्हें वो प्लेटफॉर्म दिए हैं, इंटरनेट प्रोवाइड किया, सबसे बड़ी बात। जी जी, ये भाई कैसा सवाल है, उसको वहाँ पे भी टैक्स लग रहा होगा। अच्छा, अब जब उसको वहाँ पे टैक्स लग रहा होगा फिर पाकिस्तान में जब आएगा तब टैक्स देगा? सर ये क्या डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगी? मुझे बताएं आप, वहाँ भी टैक्स दे रहा है, यहाँ भी टैक्स दे रहा है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, उसको कहते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट का नाम अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने आपको बताया था कि टैक्स में थोड़ी सी रायत, ठीक है जी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्या होता है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट ये होता है जब आपकी एक इनकम एक जगह पे टैक्सेबल हो गई है, बाहर के मुल्क में तो टैक्सेबल होगी ना, अब जब आप पाकिस्तान में आ रहे हो तो आप चाहते हो यार डबल टैक्सेशन क्यों हो, मतलब मैंने टैक्स ही देते रहना है, इसके ऊपर मेरी इनकम ही खत्म हो जाएगी, सारी वेव ऑफ हो जाएगी। तो इसके ऊपर जब हम क्या करते हैं कि पाकिस्तान के रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगा देते हैं, पाकिस्तान के रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स लगा देते हैं, और जो उसने बाहर टैक्स पे किया होता है ना उसको क्रेडिट दे देते हैं। ओवरऑल जो उसका पैसा बनता है उसमें से टैक्स क्रेडिट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं यार चलो तुम्हारे ऊपर ये जुल्म नहीं करते, तुम्हें इतना कहते हैं कि चलो ये जो है ना जो तुमने बाहर टैक्स पे किया हुआ है इसका तुम क्रेडिट ले लो हमसे। सपोज सर जी उसने पाकिस्तान से कमाए 100 रुपये, ठीक है जी, और कंपनी थी उसने इसके ऊपर जी 29% दे दिया, ठीक है जी, 29 बन गया। अब बाहर की कोई इनकम थी उसकी, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम इस वाली शीट पर कर लेते हैं। ये मैं अभी आपको वैसे ही समझा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि भाई का सवाल आ गया था। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, सर पाकिस्तान से उसने कमाया 100 रुपये और उसने इसके ऊपर क्या कहते हैं पाकिस्तान में टैक्स देना था 29% के ऊपर, तो 29 बन गया, ठीक है जी। बाहर भी उसने कितना कमाया? 100 रुपये उसने बाहर भी कमाया, बाहर वो टैक्स सपोज 15% के हिसाब से दे के आ चुका था, 15 रुपये उसने टैक्स कहाँ दिया था? बाहर दे दिया था उसने टैक्स। अब जब वो बाकी का बचा हुआ पैसा कितना सर, बाकी कितना बच गया? 85। जब वो 85 पाकिस्तान में ला रहा है तो ये 85 और यहाँ से जो 100 था उसका टोटल 185, टोटल सर जी 185 है, इसके ऊपर वो अब 29% देगा। कोई बच्चा कैलकुलेट करके बताया मुझे कितना होगा? बताइएगा जी 29% 185 का। जी ऑनलाइन वालों सब साथ हैं।
53.6। ठीक है सर जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने पाकिस्तान में कितना टैक्स दिया? 53.65। और बाहर वो कितना टैक्स दे के आ चुका है? 15 रुपये। सर मुझे बताएं, क्या उसको इस 15 रुपये की रायत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। कितने होंगे सर? 38.6। तो ये वो फाइनली टैक्स देगा। बाहर वाला टैक्स उसने पे किया था, उसको उसकी रायत मिल गई। तो ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है। टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में जाके हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें इसके ऊपर भी फर्दर कॉन्सेप्ट आता है लोअर ऑफ का। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताई कि ये सिंपली बताने के लिए कि यार बाहर का जो कॉन्सेप्ट, बाहर का जो टैक्स दिया हमने, वो हमने नेट ऑफ कर दिया। अभी यहाँ से हमें रायत मिल गई। सपोज बाहर उसने दे दिया था 70 रुपये टैक्स। ठीक है जी। पाकिस्तान में जो उसकी इनकम आई 85 आई, 85 के ऊपर 29% कैलकुलेट करिएगा जी। 85 के ऊपर 29% बताएं जी। 24.6। अब मेरी बात सुने, जो पैसा वो बाहर से लेके आ रहा है पाकिस्तान के अंदर आके, तो उसके ऊपर टैक्स दे रहा है 24.6। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले हजरात, भाई का सवाल ये था कि बाहर सपोज अगर उसने 70 रुपये टैक्स दे दिया है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? पहले तो मैंने केस बताया, वो तो बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए, पाकिस्तान में जो वो पैसा ला रहा है उसके ऊपर टैक्स कितना दे रहा है? 24.6। और आपकी एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर बाहर वो 70 रुपये जमा करवा के आ चुका है, सर जी फिर तो 70 रुपये एज इट इज़ यहाँ से लेस कर दें और वो तो फ़ायदा ले जाएगा हमसे उल्टा। पाकिस्तान को इतना पैसा दिया नहीं होगा जितना वो फ़ायदा लेके चला जाएगा हमसे। मेरी बात समझ आ रही है सर? तो यहाँ पे फिर उसी सेक्शन में, फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाले सेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या क्या? जितना टैक्स यहाँ तो बाहर पे किया हुआ है वो, या जितना टैक्स तुमने पाकिस्तान में पे किया है वो। मेरी बात समझ आई सर जी? मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें कम से कम का क्रेडिट मिलेगा, या तो तुमने जो बाहर टैक्स पे किया हुआ है 70 रुपये का वो, या फिर ये। तो बताएं मुझे इन दोनों में से लोअर ऑफ कौन सा है? 24.6। तो सर जी इसका उसको यहाँ पे टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। मेरी बात समझ आई सर? डबल टैक्स ही होगा, क्रेडिट मिलेगा ना उसको, कम वाला क्रेडिट मिलेगा ना। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपना भी तो स्टेक देखना है ना कि यार तुम मुझे पाकिस्तान में इतना फ़ायदा दे रहे हो 24.6 का, तो अगर तुमने मुझसे फ़ायदा लेना है तो मैक्सिमम की हद यही है 24.6 है। इससे ऊपर जाओगे तो तुम उल्टा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नुकसान दे रहे होगे। बराबर सर? समझ आया? तो ये जी इंशाल्लाह जब हम ये सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ओके जी, वापस आ जाएँ। सवाल आपका अच्छा था लेकिन काफ़ी अर्ली था। ओके जी। जी भाई सज्जाद, इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपका ये सवाल भी हो जाएगा रिजॉल्व। जी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही आशा, गवर्नमेंट अपनी जेब से कभी कुछ नहीं देगी बेटा। उसको टैक्स इनफैक्ट कलेक्ट करना है, उसको हमें देना कुछ नहीं है, फ़ायदा थोड़ी देना है। गवर्नमेंट चलाएगी कैसे अपना आप? ठीक है जी। चलें जी, अब हम पढ़ते हैं रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में फ़र्क क्या होता है। अब पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द पर्सन इज़, या तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, या तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी, या तो वो रेजिडेंट एओपी होगी फॉर द ईयर, या वो फेडरल गवर्नमेंट होगी। क्यों सर? फेडरल गवर्नमेंट तो यहीं पे पड़ी हुई है, 24 घंटे 2400 घंटे 365 दिन 24 घंटे यहीं पे रहती है सर जी। हफ्ते के 7 दिन यहीं पे फेडरल गवर्नमेंट, उसने चलाना है इस मुल्क को, तो वो पाकिस्तान में ही है। तो सबसे पहली वो बात कर रहा है कि पर्सन रेजिडेंट पर्सन तब होगा, उसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? या तो वो रेजिडेंट पर्सन हो, या वो रेजिडेंट कंपनी हो, या वो रेजिडेंट एओपी हो, या फिर वो क्या हो सर? फेडरल गवर्नमेंट हो। अब उसने एक बहुत ही प्यारी बात की है, ये बच्चा कोई लाइन पढ़ के और मुझे इसका मतलब समझा दे। ये वाली लाइन बता दें सर, आप बता दें मुझे इसका मतलब बता दें। इस लाइन का बहुत मुश्किल लाइन लिखी हुई है उसने। उसने बोला पर्सन शेल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ़ द पर्सन इज़ नॉट रेजिडेंट, इज़ नॉट अ रेजिडेंट पर्सन। ये कोई बात थी मतलब लिखने वाली? बहुत अच्छी बात बताई उसने। सर आगे बढ़ जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं इस बात का। मेरी बात समझ आई उसने क्या लिखा हुआ है? एक चीज़ को घुमा के उसने प्लस माइनस करके माइनस लिख दिया। ठीक है जी, चलें आगे आ जाएं। यहाँ तक मुझे बताएं, सब साथ हैं। ऑनलाइन वालों से भी सवाल ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा कि पर्सन क्या था, कंपनी क्या थी, एओपी क्या थी। ठीक है, उसमें उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कितने लाइन आइटम्स हैं उसके अंदर। लाइन आइटम मतलब कि कितने सीरियल हैं उसमें, कि पर्सन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंपनी है क्या क्या था, हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी, फॉरेन गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। उसके बाद हमने एओपी देखा, उसमें भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फर्म थी। ठीक है जी।
तो ये सारी एनपीओ हमने उसका एनपीओ का कॉन्सेप्ट देखा कंपनी के अंदर, ठीक है। एनपीओ हमने दो चीज़ें उसमें देखी कि या तो वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एनपीओ बनी हुई हो या वो एओपी बनी हुई हो, तब भी वो एनपीओ कंपनी की ही डेफिनेशन में काउंट होगी और वो टैक्स देगी उसके ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि सर कब एक बंदा रेजिडेंट होगा, एक पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का क्या मतलब था सर? हम लोग, बिल्कुल यहाँ पे लिखें साथ में इसके हम, ठीक है जी। एन इंडिविजुअल shall be a resident individual for a tax year if the individual is present in Pakistan for a period सर मेरी बात समझ आ रही है? सिंपल अंग्रेजी है ये कि इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड ऑफ 183 डेज और मोर, 183 डेज और मोर इन एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का क्या मतलब है सर, ये मैं आपको बताता हूँ। इन द टैक्स ईयर्स, टैक्स ईयर बचा मुझे कोई बता दे टैक्स ईयर क्या होता है? पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है जी। तो वो 12 महीने का टाइम फ्रेम होता है जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे होते हैं। तो वो कहना ये चाह रहा है कि सर 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जो पूरा साल हमारा होगा, इस पूरे टैक्स ईयर के अंदर जो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज और मोर स्टे कर ले, वो क्या होगा हमारे पास? रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या हुई? 183 डेज और मोर। ये शायद मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ, पहले लेक्चर में भी बात हुई थी, दूसरे में भी आया, तीसरे में फाइनली ये कॉन्सेप्ट आ गया कि 183 डेज और मोर से ज़्यादा जो बंदा पाकिस्तान में रुकेगा ना, चाहे 183 इवन पूरे भी, तो तब वो रेजिडेंट काउंट हो जाएगा, ठीक है। इन एग्रीगेट का क्या मतलब है, कोई बता सकता है जी? हाँ बिल्कुल सर। क्या अगर हम डे 1 पे आए, 1 जुलाई पे आए, तो क्या एंड तक हमारे पास एक लाइन में रहना ज़रूरी है? मतलब जुलाई भी गुजारा, जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, सितंबर, नवंबर, जितने भी महीने आ रहे हैं सारे का लाइन में गुजारना ज़रूरी है हमारे पास? नहीं सर। कोई बंदा एक जुलाई में आके रुक गया, फिर वो शायद अगस्त में चला गया वापस, सितंबर में फिर आ गया, फिर वो वापस चला गया, फिर आ गया, फिर वापस चला गया। अब वो 6 महीने सपोज साल के जो है बाहर रहा, 6 महीने पाकिस्तान में रहा, तो मैंने नंबर ऑफ डेज़ की बेसिस पे देखना है, नंबर ऑफ डेज़ की बेसिस पे। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो देखते हैं सपोज कोई बंदा 6 महीने पाकिस्तान में रहा, सपोज 6 महीने, तो वो डायरेक्टली इंटू 30 कर देंगे। गलत। किसी महीने में 31 होता है, किसी में 28 होता है। तो यहाँ पे जो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि एक बंदा रेजिडेंट है या नहीं है, वो नंबर ऑफ डेज़ की बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब हमें इंडिविजुअली नंबर काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो एग्रीगेट का मतलब क्या है? चाहे वो टुकड़ों में भी रहे, चाहे वो एक साथ रहे, तो वो हम काउंट करेंगे जितने दिन वो पाकिस्तान में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले हजरात मुझे बता दें, आपको ये बात समझ आइए कि 183 दिन हमने किस तरह से काउंट करने हैं? यानी अगर आ जा रहा है तो जी बिल्कुल, मिला के उन डेज़ को मिला के इंशाल्लाह भी इसके ऊपर हम एक एग्जांपल भी करते हैं, कभी भेजेंगे बाहर, कभी उसको वापस बुला लेंगे, कोई मसला नहीं है। पैसे तो बहुत हैं सर हमारे पास, सीए बन रहे हैं ना, ठीक है जी। इज़ एन एम्प्लॉय, बी पॉइंट पे आ जाए। इज़ एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। सर फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिशियल या एम्प्लॉय कौन होता है? पाकिस्तान में जो बंदा फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहा है सर, जो स्केल 17 के ऊपर पुलिस अफसर्स हैं हमारे सर, वो फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है जी। सारे उनको रेगुलेट करिए। एससीसीपी की जो एम्प्लॉयज़ हैं सब फेडरल गवर्नमेंट में सर आ रहे हैं, उसकी पेरोल पे हैं सर। इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रोड। अब यहाँ पे है मेन कॉन्सेप्ट जो आप बात कर रहे थे एम्बेसडर वाली, आ गई वो बात यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं अभी, इस कॉन्सेप्ट को समझना है सर जी। पोस्टेड अब्रोड इन अ टैक्स ईयर। पाकिस्तान का एक एम्बेसडर जो है वो सर जी चाइना गया हुआ था, वो चाइना में ही रहा पूरा साल। 1 जुलाई 24 से लेके 30 जून 24 तक वो पाकिस्तान में आया ही नहीं, वो पाकिस्तान में आया ही नहीं। तो क्या सर वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा हमारे लिए? उसकी पेरोल कहाँ पे है? उसकी पेरोल का मतलब है कि उसको पैसा कहाँ से जा रहा है, उसकी तनख्वाह कहाँ से जा रही है सर? पाकिस्तान से जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट से जा रही है सर। वो बंदा तो हमारा है ना, बेशक हमने उसको अपने काम के लिए बाहर भेजा हुआ है। तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कोई एम्प्लॉय या कोई ऑफिशियल जो कि चाहे गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोग जाते हैं बाहर, तो वो बाहर मीटिंग्स हैं, ये वो सारी चीज़ें तो काम कर रहे हैं बाहर, बेशक वो बाहर रह के काम कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की पेरोल के ऊपर बैठे हुए हैं, इस वजह से वो फिर काउंट किए जाएंगे किसमें? अब मुझे एक बात बताएं, उसने ए पॉइंट में तो बात की थी 183 डेज़ की, उसने बी पॉइंट में क्यों बात नहीं की? ज़रूरत अब
देखो मेरी बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई बंदा 10 साल से बाहर ही है और वो पेरोल एम्बेसडर है और वो बाहर है, पाकिस्तान नहीं आ रहा, ठीक है सपोज, तो नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा जो ईयर है 1 जुलाई 2024 से लेकर सपोज और 30 जून 2025 तक वो तो पाकिस्तान में आया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हम नंबर ऑफ डेज़ की बेसिस पे काउंट कर रहे होंगे कि सर वो तो 183 डेज़ में आया ही नहीं, तो इस वजह से हम जो है इसको काउंट ही नहीं करेंगे रेजिडेंट में? नहीं सर, वो आएगा, इन एनी केस आएगा। क्यों? यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक बात, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज। ये अपने पास लिख लें सर, अपने पास लिख लें इसको। तो दो चीज़ें अपने पास पॉइंटर में बनाएं, वहाँ पे देखें पॉइंट ए लिखें उसमें कि 183 डेज इन एग्रीगेट, मतलब 183 डेज और मोर इन एग्रीगेट। और दूसरे पॉइंट में आप लोग लिखें वहाँ पे कि एम्प्लॉय हो हमारा फॉरेन गवर्नमेंट का, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और वो अब्रोड हमने पोस्ट किया हो, जैसे कि उसकी एग्जांपल में आप ले लें एम्बेसडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज़ की बेसिस पे उसको क्राइटेरिया उसका नहीं देखना कि सर वो पाकिस्तान में आया नहीं, नंबर ऑफ डेज नहीं, वो बाहर है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो वो क्या करेगा, जो हमारा एक सवाल था, रेजिडेंट पर्सन होगा तो वो फिर क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। और अगर रेजिडेंट पर्सन वो क्वालिफाई हो गया तो टैक्स पे करेगा। तो क्या वो सिर्फ पाकिस्तान की इनकम पे टैक्स देगा या बाहर की इनकम में भी टैक्स देगा? पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स देगा सर जी, वो वर्ल्ड वाइड इनकम पे वो टैक्स देगा। ये बातें अपने पास लिखें आप जी। ऑनलाइन वाले आप लोग भी लिख रहे हैं जी? जी ठीक है बेटा, सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफिसर, बिल्कुल ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, ओके, साथ साथ लिखते हैं भाई, नोट्स बनाएं, अपने रिक्शा बनाएं। अगर सपोज नोट्स ड्राइव पे अपलोड नहीं भी होते तो आपके पास अपनी नोटिंग होनी चाहिए, वैसे तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज हो गया सर, नोटिंग होगी सर, नोटिंग हो गई है जी सर। जी जी, यही सवाल है। देखो, जब वो रेजिडेंट पर्सन बन गया, पाकिस्तान से जो तनख्वाह ले रहा है उसके ऊपर तो टैक्स देगा ही देगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में रेजिडेंट पर्सन है, तो वो वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देगा। मेरी बात समझ आई? आपका सवाल एड्रेस हो गया कि अगर वो बाहर सपोज कोई कारोबार कर रहा था, आएगा, वो भी आएगा। वो सेपरेट कॉन्सेप्ट है कि फिर जब वो बाहर दे रहा होगा तो फिर हम देखेंगे यार अगर बाहर भी टैक्स दिया हुआ है, पाकिस्तान में भी टैक्स देना है, डबल टैक्सेशन ना हो जाए, तो सर जी हम उसको टैक्स क्रेडिट दे देंगे उसको। सही है, मेरी बात समझ आ रही? क्रेडिट दे देंगे उसको वहाँ पे। आपका सवाल जो एड्रेस हो गया कि अगर सपोज वहाँ रहते हुए बाहर भी कारोबार कर रहा है, रेजिडेंट या पाकिस्तान का है, तो फिर पूरी दुनिया की इनकम सर जी यहाँ पाकिस्तान में आके उसका टैक्स देना पड़ेगा उसको, और इन एनी केस देना पड़ेगा, क्योंकि सर उसके बीवी बच्चे तो यहाँ पे रह रहे हैं ना सर, वो तो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये चीज़ होती है। अब उसने एक बात की है, बहुत अजीब सी बात है, पहले आप ये बात पढ़ लें फिर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज। इन एनी अदर कंट्री मतलब अदर देन पाकिस्तान। अदर देन पाकिस्तान। और दूसरे पॉइंट में से बोला हुआ है इज नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर फॉर एनी अदर कंट्री। सर क्या होता था कि लोग क्या करते थे, जिनके पास बहुत पैसा है ना सर जी, आपके जैसे मेरे जैसे तो नहीं कहे सर, वो क्या करते थे, एक कंट्री में स्टे नहीं करते थे, 3 महीने एक कंट्री में, 3 महीने दूसरी में, फिर 1 महीना वापस आ गए। पाकिस्तान में 183 डेज पूरे नहीं किए तो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट हुए नहीं। दूसरे पॉइंट में वो फॉल नहीं कर रहे थे सर जी, जब दूसरे पॉइंट में फॉल नहीं कर रहे तो या तो फिर वो पहले में कर रहे होंगे। लोगों ने इसको क्या किया, एक स्केप का एक तरीका बनाया, टैक्स में लूप होल निकालो ना वो पाकिस्तान में 183 दिन रुके, ना वो किसी और कंट्री में 183 दिन रुके, 3 महीने यहाँ, 3 महीने वहाँ, 3 महीने वहाँ, तो मतलब करते कराते वो किसी पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए रेजिडेंट पर्सन बने ही नहीं। वो तरीका तो यही है कि जो बंदा रेजिडेंट होगा टैक्स वो देगा, तो ये बंदा बच गया अब टैक्स से। मेरी बात समझ आ रही है सर? जो पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं बना तो वो भी टैक्स से बच गया। तो इसलिए अब एक नया ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई देखो, या तो तुम पाकिस्तान में 183 दिन रुकोगे 183 डेज, या तो तुम्हारा स्टे पाकिस्तान में होगा तो तुम रेजिडेंट पर्सन हो जाओगे। मेरी बात समझ आई सर? अगर तुम दुनिया के किसी और मुल्क में 182 डेज अगर तुम दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं ना रुके तो तुम फिर पाकिस्तान के लिए भी रेजिडेंट बन जाओगे। क्यों जी? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे टैक्स का जो हमारा एक शिकंजा बना हुआ है, तुम हमारे इसके अंदर आगे जकड़े जाओ और तुम टैक्स दो। तो होगा क्या अदरवाइज क्या होगा कि वो भागता रहेगा इधर उधर, वो टैक्स की अहमी नहीं देगा, ना इस मुल्क में देगा ना हमारे मुल्क में देगा, तो इससे इकॉनमीज़ का होगा लॉस।
मेरी बात समझ आ रही है सर? तो वो ये कहना चाह रहा है, बीइंग आ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होते हुए अगर वो किसी और कंट्री में 182 दिन जो है फॉर मोर देन 182 डेज अगर प्रेजेंट नहीं रहा, मतलब उस कंट्री के लिए तो वो रेजिडेंट नहीं बना ना वो, तो फिर वो हमारे लिए रेजिडेंट हो जाएगा, फिर वो हमें तो टैक्स देगा ही देगा। मेरी बात समझ आई सर? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सपोज़ मैं 182 दिन जो है 184 डेज जो है बाहर के किसी मुल्क में रुक गया, ठीक है जी, साल में कितने दिन होते हैं? 365। मैं 184 डेज किसी और मुल्क में रुक गया, अब बताएं मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा पाकिस्तान के हिसाब से? नॉन रेजिडेंट हो जाऊंगा सर मैं। 183 डेज तो मेरे यहाँ पूरे नहीं हो रहे, 182 या 181 हो रहे होंगे, ठीक है जी, तो मैं यहाँ के लिए नॉन रेजिडेंट हो गया। सपोज़ मैं रहा हूँ 60 दिन में रहा हूँ चाइना, 60 दिन में रहा हूँ अफ़गानिस्तान, 60 दिन में रहा हूँ पाकिस्तान, ठीक है, और उसके अलावा 60 इसी तरह 60 दिन में और 5 ममालिक में रहा हूँ, लेकिन किसी में भी मैं 182 डेज से ज़्यादा नहीं रहा। अब बताएं, और मैं हूँ रिहायशी कहाँ का हूँ? पाकिस्तान का हूँ मैं, पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट हो गया। सर क्या मेरी वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होगी? टैक्सेबल होने का मतलब है कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है सर जी? इंशाल्लाह इन टर्मिनोलॉजी से आप आगे जाके अवेयर हो जाएंगे, टैक्सेबल क्या होता है, टैक्सेबल इनकम क्या होती है। जी जी कुछ जी सॉरी, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। दो जगह अगर वो 183 डेज स्टे करेगा, इसके ऊपर हम भी सवाल कर लेते हैं। लीप ईयर पे आपने सवाल पूछा हुआ है लीप ईयर पे, जिसमें हमारे पास फरवरी के 29 डेज होंगे, तो वहीं पे आप इंशाल्लाह फिर कंफ्यूज भी हो जाएंगे। आपको भी सवाल करवाता हूँ इसके बाद, ठीक है जी। और आई कैप ने स्पेसिफिकली वही सवाल पूछा लीप ईयर वाला, जहाँ पे आपकी सोच जा रही है ना, आई कैप वही सवाल ऐसे ही पूछ चुका है। यहाँ पे बच्चों ने क्या किया कि उस लीप ईयर के 29 को काउंट नहीं किया, उनको लगा कि फेब में 28 डेज होते हैं, 182 बोल के उन्होंने उसको नॉन रेजिडेंट करवा के अपना सोल्यूशन लिख दिया। हालांकि वो लीप ईयर था, वहाँ पे 29 डेज काउंट होने चाहिए थे फेब के, और इस वजह से वो फिर रेजिडेंट बन जाता, रेजिडेंट बनता तो टैक्सेबल होता, ये उसका सोल्यूशन बनना था। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सवाल करते हैं अभी, वहाँ पे आपकी काउंटिंग पूरी हो जाएगी कि किस तरह से 29 को काउंट करना है। अच्छा जी, ये देखें उसने एक नोट दिया हुआ है, एज पर क्राइटेरिया ए अबव, ए की सर बात कर रहा है यहाँ पे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ इंडिविजुअल हैज़ नो रिलेशनशिप विद नेशनलिटी और डोमिसाइल, ठीक है जी, इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। दस अ फॉरनर, गोरा, सही है जी, फॉरनर कैन आल्सो बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर टैक्स पर्पस। सर बाहर से कोई आया हुआ था यहाँ पे हमारे पाकिस्तान घूमने फिरने, और वो जो है पाकिस्तान में रुक गया 183 दिन से ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान के लिए क्या हुआ? रेजिडेंट। तो कहना ये चाह रहा है कि हम ये नहीं देखेंगे कोई अफ़गानी है, कोई कहाँ का है, कोई इंडियन है, हम ये नहीं देखेंगे, जो पाकिस्तान में फिजिकली प्रेजेंट होगा ना 183 डेज से ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट पर्सन है। अब वो यहाँ पे क्योंकि रुका है, तो उसकी जो पाकिस्तान बेस्ड या उसकी बाहर की जो इनकम है वो उसके ऊपर देगा हमें टैक्स, ठीक है सर, समझ आई? बराबर चल रहे हैं साथ में। एक बार आप इसको पढ़ लें इंशाल्लाह, फिर हम आगे रेजिडेंट कंपनी और AOP देखते हैं जी। ऑनलाइन वाले हजरात आज खामोश खामोश लग रहे हो। नबिया बेटा इसको याद भी करना है, इसको याद करना है बिल्कुल, क्योंकि आप अगर याद करेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि AOP में क्या चीज़ आ रही है, कंपनी में क्या चीज़ आ रही है, पर्सन में क्या चीज़ आ रही है। तो फिर जब आपको ये पता होगा कि सपोज़ कोई चीज़ पर्सन में कब आती है, तो फिर उसके ऊपर आप क्राइटेरिया लगाएंगे रेजिडेंट इंडिविजुअल वाला। अगर कंपनी होगी तो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि जब उसके मैनेजमेंट और अफेयर्स पाकिस्तान में होते हैं या नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो आपको याद करना ज़रूरी है। बताता हूँ मैं आपको कैसे रिलेट करना है इसको। ओके जी, ओके, गौर से सुने, ठीक है जी। तो जी पढ़ लिया सबने? अच्छा जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया, और अब देखें जी मेरी बात सुने, यहाँ पे वो एक बात करता है, इन कंप्यूटिंग प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ऊपर उसने क्या बात की थी? फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए उसको, फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए उसको। सर ऐसा भी तो होता है कि एक बंदा जहाज़ से जब आ रहा है, तो जहाज़ उसका पाकिस्तान में भी है, उस पूरे दिन में सपोज़ आज दोपहर में जो है ना उसका जहाज़ बाहर था, ठीक है, जब वो आते आते यहाँ पे तो भी रात के 12 नहीं बजे थे, और उसका जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया था, सही है जी, वो ये आने की बात है, और इसी तरह सपोज़ जाने की बात है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो दिन है क्या हम इनको काउंट करेंगे उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस में या नहीं करेंगे? इसको हम पढ़ते हैं कि क्यों करेंगे। ये तो खैर उसने बता दिया कि हम करेंगे, अब मैं बताता हूँ क्या क्या दिन हैं ऐसे जो हम काउंट करेंगे। सपोज जी, अ पार्ट ऑफ अ डे दैट एन इंडिविजुअल इज़ प्रेजेंट इन पाकिस्तान
इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल। आज हमारा जहाज़ जो है वो लैंड कर गया यहाँ पे, सपोज़ रात के 12 बजे से 15 मिनट पहले कर गया, तो 15 मिनट पाकिस्तान में पहले आ गया ना 12 बजे से, तो ये वाला जो दिन है उसका काउंट होगा 183 डेज़ की काउंटिंग के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है सर? सर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? ठीक है जी। एंड द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान। डे ऑफ डिपार्चर का मतलब क्या है? जब वो जाने लगेगा, तो सपोज शाम को गया तो वो कहेगा मैं तो शाम 5 बजे के बाद गया हूँ, ऑफिस तो बंद हो जाते हैं, मुझे आप क्यों काउंट कर रहे हो, ये तो दिन काउंट ही नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे नहीं, तुम पाकिस्तान से बेशक गए हो 12 बजे से 1 मिनट पहले गए हो ना, तो तुम उस दिन पे पर्टिकुलरली काउंट हो गए तुम। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है सर? 183 डेज़ की काउंटिंग में जो जिस दिन वो आया है वो दिन भी और जिस दिन वो गया है वो दिन भी हमने काउंट करना है। ओके जी, पहले पॉइंट की समझ आ गई सबको? सब बराबर है? इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल। अब पब्लिक हॉलीडे, सर जी 9-10 मुहर्रम की छुट्टी होती है। कोई बंदा हज करके आया था वापसी, उसने बोला कि मैंने चाइना जाना, तो जाने से पहले पाकिस्तान में रुक जाता हूँ, ठीक है, और वो रुका फिर 1-2 महीने, तो बीच में अशूरा के 2 दिन आ गए, तो पब्लिक हॉलीडे होता है हमारा। तो मुझे बताएं क्या वो दिन काउंट होंगे? लिख दिया, लॉ ने लिख दिया कि वो काउंट होने चाहिए। ठीक है जी, वो होंगे। अ डे ऑफ लीव इंक्लूडिंग सिक लीव, सर वो बंदा आया और वो हवा चेंज होने की वजह से, पानी चेंज होने की वजह से बीमार हो गया, हम कहेंगे हमें तुम्हारी बीमारी से 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम पाकिस्तान में रुके हो, फिजिकली प्रेजेंट हो, तुम्हारा वजूद इस पाकिस्तान की सरजमीन पर पड़ा हुआ है, तो तुम हमें क्या टैक्स दोगे, प्रोवाइडेड कि तुम्हारे 183 डेज़ यहाँ पे पूरे हो गए, तो हम वो वाला दिन भी काउंट करेंगे। ठीक है जी। ओके जी, ठीक है। अ डे दैट एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन पाकिस्तान इज इंटरप्टेड बिकॉज ऑफ अ स्ट्राइक, लॉकआउट और डिले इन द रिसीट ऑफ सप्लाईज। सर कोई बंदा पाकिस्तान आया हुआ था और पाकिस्तान में उसका एक काम के लिए आया था स्पेसिफिकली, उसका काम था 3 से 4 दिन का। अब हुआ ये सर कि हड़ताल हो गई उन दिनों में, मेरी बात समझ आ रही है? उसका काम नहीं हो पाया, तो क्या वो दिन काउंट होने चाहिए? वो इसके ऊपर ये जस्टिफिकेशन दे सकता है कि सर ये तो मैं हड़ताल थी, मेरा तो काम हुआ ही नहीं, मैं जिस काम के लिए आया था, तो आप क्यों काउंट कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए? तो सर हम वो दिन भी काउंट करेंगे, चाहे हड़ताल हो जाए, चाहे कोई मर जाए, हम उसका जो वो दिन है काउंट करेंगे अपने 183 डेज़ की काउंटिंग में। ठीक है जी। अ हॉलीडे स्पेंड बाय द इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एनी एक्टिविटी इन पाकिस्तान। सर एक्टिविटी के लिए आया हुआ था कोई पर्सन, ठीक है, मैं आया था स्पेसिफिकली, मुझे लेक्चर देना था ARTT में, और एक दिन आने से पहले जो है मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, एक दिन पहले चला जाता हूँ और कोशिश करूँगा कि ज़रा बीच वगैरह की साइड जो है वो मैं देखूँ। तो एक दिन मैंने वहाँ लगा लिया, अगले दिन आके मैंने लेक्चर दिया, और जाने से पहले मुझे भाई ने बोला कि सर आपकी मैं दावत करूँगा, आप एक दिन के लिए आए हैं, तो आ जाए सर, गौसे नली खाने चलता है। ठीक है जी, तो मैंने एक दिन वहाँ भी लगा दिया, तो मेरे 3 दिन पाकिस्तान में काउंट हो गए। सर जी एक दिन पहले का, एक दिन जिस दिन मेरा काम था वो, और एक वो दिन जो मेरे काम के बाद का है, तो सर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर वाले जो दिन है मेरे, वो काउंट होंगे 183 डेज़ की काउंटिंग में। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब आई कैप क्या करेगा इसके ऊपर? आई कैप अभी आपको मैं सवाल बताऊंगा, जब सवाल करवाऊंगा। अच्छा, आई कैप बेटा इसमें ये करेगा कि वो इसी तरह की कोई सिचुएशन दे देगा, वो बोलेगा एक बंदा आया था काम के लिए और स्ट्राइक हो गई, उसका काम नहीं हो पाया, अब मुझे बताएं कि पर्सन जो है टैक्स ईयर 2025 के लिए रेजिडेंट है या नहीं है, यहाँ से यहाँ तक रुका था, वो आपको डिटेल दे देगा। तो आपने वहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ काउंट करने होंगे, जब आप नंबर ऑफ डेज़ काउंट करने की तरफ जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे यार ये जिस दिन स्ट्राइक हुई थी क्या इसको काउंट करना है या नहीं करना, तो सर हमने बिलाशुबा इसको काउंट करना है। सर जिस दिन वो आया, सपोज उसका काम 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा था, 9 तारीख से आया हुआ था वो, तो हमने 9 वाला दिन भी काउंट करना है। मेरी बात समझ आ रही है सर? ठीक है जी। ये अब क्यों ज़रूरी है? जो मैंने आपको कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया टैक्स ईयर का, ठीक है जी, उसके बाद के डिनोट कैसे करना है उसको, आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि सर टैक्स ईयर में हम देखते हैं कि कब रेजिडेंट है कब नहीं है। जब आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे ना बेटा, तो न्यूमेरिकल्स में ऊपर उसने 3-4 लाइनों में इसी तरह की सिचुएशन बताई होगी, जहाँ से आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आइदर दिस पर्सन इज़ रेजिडेंट फॉर पाकिस्तान और नॉट। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उसने नीचे आपको ब्रेकअप्स दिए हुए होंगे उसकी इनकम के, कुछ फॉरेन इनकम भी होगी उसकी, कुछ उसकी पाकिस्तान बेस्ड इनकम भी होगी। जब आपने ये ऊपर पहली 3-4 लाइनों में आइडेंटिफाई कर लिया कि सर वो रेजिडेंट है, तो फिर आप उसकी फॉरेन इनकम को भी लेंगे और फिर पाकिस्तान बेस्ड इनकम को भी लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इनकम उसकी टैक्सेबल करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? दूसरी चीज़, सपोज आपने ऊपर वाली 3-4 लाइनों में ये आइडेंटिफाई किया, ये फाइनल किया कि यार वो पाकिस्तान के लिए नॉन रेजिडेंट है। अब उसके केस में फॉरेन इनकम से तो ताल्लुक ही नहीं है हमारा, सिर्फ किस इनकम से ताल्लुक है, जो उसकी पाकिस्तान बेस्ड इनकम है। इसलिए मेरी बात समझ आ रही है? जो ऊपर हमने 2 लाइनें पढ़ी हैं,
यहाँ पे आते हैं, ये जो 2 लाइन्स हमने पढ़ी हैं यहाँ पे, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। इस तरह से आती है केस स्टडीज़। बताएं जी ऑनलाइन वाले हजरात, सब साथ साथ हैं? 20 मिनट है हमारी क्लास में, इंशाल्लाह एक आध सवाल भी कर लेंगे इस पर। ओके जी, ठीक है। तो सर जी रेजिडेंट इंडिविजुअल ये था हमारे पास। अब सर एक एग्जांपल है, मिस्टर कामरान इज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, सिटीज़न पाकिस्तान का रिहायशी है। तो सर पाकिस्तान के रिहायशी के लिए हमने जो बात की थी, ही स्टेड इन चाइना फॉर 100 days एंड स्टेड इन जर्मनी फॉर 100 days। ही स्टे इज़ पाकिस्तान इज़ फॉर 165 days। ही इज़ नॉट रेजिडेंट ऑफ चाइना और नॉट जर्मनी। यहाँ पे कौन सी हमारी जो लॉ की प्रोविजन थी वो आ रही है? क्या मतलब था उसका, उसने क्या बोला हुआ था उसने? ना बाहर का ना यहाँ का। वो असल में क्या करना चाह रहा था, अपना टैक्स इवेड करना चाह रहा था, टैक्स बचाना चाह रहा था। ना वो पाकिस्तान में उतने दिन रुका, ना वो बाहर उतने दिन रुका, ना ही वो जर्मनी में इतने दिन रुका। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो अब हम इसको इस केस में क्या कंसिडर कर रहे होंगे? रेजिडेंट पाकिस्तान के लिए। ही इज़ रेजिडेंट इंडिविजुअल बिकॉज ही इज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन वन फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 182 days, ठीक है सर। एक तो ही इज़ नॉट रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। किसी और कंपनी के लिए अगर वो रेजिडेंट हो जाता बेटा, ये ठीक है जी, ओके। तो मेरी बात समझ आ गई सर? एग्जाम्पल 1 समझ आ गया आप लोगों को? जब घर जाके पढ़ेंगे समझ आ जाएगी, याद आ जाएगा कि स्पेसिफिकली ये वाली प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर तैमूर इज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ही स्टेड इन चाइना फॉर 185 days। ही स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 180 days। अब बताएं मुझे, पाकिस्तान के लिए या चाइना के लिए? पाकिस्तान के लिए। क्यों? बिल्कुल। ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट थ्रू दो ही इज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बट ही इज़ प्रेजेंट इन वन फॉरेन कंट्री फॉर मोर देन 182 days। वहाँ पे रुका, वहाँ की गवर्नमेंट भी चला के सर उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे, जैसे हम पाकिस्तान वालों ने रूल बनाया हुआ है कि 183 days हम किसी की शक्ल नहीं देखेंगे, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है, हम उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। पाकिस्तान में तुम फिजिकली प्रेजेंट हो तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगेगा। तो सर चाइना की गवर्नमेंट भी इतनी मासूम थोड़ी है, उसने बोला कि कोई पाकिस्तान का बंदा वहाँ अगर गया हुआ है तो वो भी अगर 183 days से ज़्यादा रहेगा तो टैक्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है जी। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसके केस में वो वहाँ के लिए रेजिडेंट बन गया और हमारे लिए हो गया नॉन रेजिडेंट। अब जब नॉन रेजिडेंट हुआ तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बेस्ड इनकम टैक्सेबल होगी, बजाय के पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड इनकम, जो केस होती तब जब वो रेजिडेंट इंडिविजुअल होता। मेरी बात समझ आ रही है सर? डुअल सिटीजनशिप हो, ठीक है, और उसका पाकिस्तान का सिटीज़न हो गया, पहली बात। डुअल सिटीज़न था, पाकिस्तान का सिटीज़न था, कहीं पे भी 183 days से ज़्यादा नहीं था तो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट हो जाएगा। दूसरा वाला क्या करेगा? दूसरी उसके लिए इकॉनमी के लिए, दूसरे मुल्क के लिए, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली उसके रूल्स के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब देखो दो मुल्क इस तरह से आपस में आते हैं ना कि सपोज़ एक आपके पास ये डुअल सिटीजनशिप का पासपोर्ट है जी, ठीक है, आपके पास, आप यहाँ भी रह सकते हो, आप जो है यूके जाके भी रह सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अब इस केस में पाकिस्तान और यूके के बिटवीन एक टैक्स ट्रीटी डिफाइन होगी। टैक्स ट्रीटी होती है दो मुल्कों के दरमियान में। उसमें क्या होता है कि जो ऐसी हमारे पास प्रोविजंस होती हैं ना, ऐसी प्रोविजंस हमारे पास, यार ये आप दिनेश को बुलाते हैं यहाँ से जाएगा? आप चले जाएं। ठीक है, तो इसके केस में क्या है कि देखो टैक्स ट्रीटी होती है दो मुल्कों के बीच कि सपोज अगर कोई कॉमन प्रोविजन आ जाती है, यार अगर एक बंदा यहाँ भी रेजिडेंट बन रहा है वहाँ भी रेजिडेंट बन रहा है, तो इसको किस तरह से ट्रीट करना है, वो उसकी फिर स्पेसिफिकली मुल्क के बीच इन बिटवीन जो टैक्स ट्रीटी होगी ना उसके हिसाब से उसको डिफाइन किया जाएगा। अब सर ये टैक्स ट्रीटी क्या होती है वो हमारे सिलेबस का तो पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये है सिंपली कि जो टैक्स ट्रीटी में लिखा होगा ना कि सपोज यार पाकिस्तान और यूके की टैक्स ट्रीटी में ये लिखा हुआ है TREATY, अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि
अगर एक बंदा पाकिस्तान में भी 183 डेज़ है, यहाँ भी 183 डेज़ है, तो हम उसमें ये करेंगे सिंपली कि आपके लिए वो रेजिडेंट कर देंगे और हमारे लिए नॉन रेजिडेंट कर देंगे। या सपोज उसमें ये लिखा हुआ है कि हम 50-50 कर लेंगे, आधे बंदे आपको दे देंगे, आधे हम रख लेंगे। सपोज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो जो उसमें टैक्स टीडी में लिखा हुआ होता है ना, वही चीज़ जो है हमारे लिए फाइनल होगी। ठीक है जी यार। दिनेश ये देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। अच्छा सर, यहाँ तक आप हम सब साथ हैं कि हमने क्या पढ़ा कि 183 डेज़। अब उस 183 डेज़ की काउंटिंग में क्या कौन कौन से दिन आएंगे, कौन सा दिन लेना है, कौन सा दिन नहीं लेना है। मेरी बात समझ आई सर? आपका जो सवाल था कि अगर वो दोनों जगह पे है, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया टैक्स ट्रीटी का, सही है जी। अच्छा आपका भाई सबसे एंड वाले भाई, आपका जो सवाल था उसमें मैंने आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट बता दिया, जो कि हमने आगे जाके पढ़ना है। ठीक है जी। अच्छा टैक्स ट्रीटीज़ जो है ना, ये आपके ना इस वाले सिलेबस में है ना ये फाइनल के सिलेबस में है, तो टैक्स ट्रीटीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। ठीक है जी, क्योंकि आई कैप इसकी टेस्टिंग नहीं करेगा। आई कैप जिस चीज़ की टेस्टिंग करता है वो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो सेक्शंस, जो प्रोविजंस, जो जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं ना, सारे प्रोविंसेस के लिए जो चीज़ कॉमन होती है ना, आई कैप उसको टेस्ट करता है। क्यों सर जी? क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे ने पेपर देना होता है। मेरी बात समझ रही सर आपको? तो ये चीज़ें हैं। अब एक लास्ट चीज़ है, ये आगे सर इसकी एक्सेप्शन ठीक है जी। अब ये एक्सेप्शन क्या है मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अ डे और अ पार्ट ऑफ अ डे, दिन या दिन का उसका कोई हिस्सा, वेयर एन इंडिविजुअल इज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में वो था। मेरी बात समझ आ रही है? इज़ इन पाकिस्तान solely by a reason of being in transit between two different places outside Pakistan does not count as a day in Pakistan। नहीं समझ आई मेरे ख्याल बात आ गई सर? ये तो बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ गई है। अच्छा जी देखें इसमें क्या सीन था। अगर हमारे पास सपोज एक बंदा है जो कि यूके से जा रहा था चाइना, ठीक है जी, फ़्लाइट होगी लंबी, फ़्लाइट में लग जाते हैं 16-18 घंटे। मेरी बात समझ आई सर? अब ये जो 16 आवर्स की जो फ़्लाइट थी इसकी, यहाँ पे क्या किया कि जब यूके से वो गया, जाते जाते उसने सोचा कि एक स्टे वो करेगा किसमें, पाकिस्तान में, ठीक है जी। उसके बाद अगला जो स्टे है वो फिर जाके करेगा किसमें, चाइना में। पाकिस्तान में जो है ना जी वो रहा कितने दिन, 1 डे, एक दिन के लिए, सही है वह? मेरी बात समझ आई आपको? एक दिन के लिए पाकिस्तान में आकर रुक गया। हमने तो ये पढ़ा ना सर कि वो कभी भी एक सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए भी, एक दिन के दौरान में 24 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान की हदूद में पाया गया तो वो पाकिस्तान के लिए काउंट किया जाएगा। सर ये है उस चीज़ की एक्सेप्शन यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप भी अपने पास इस चीज़ को ऐसे ही नोट कर लें। सर ये हमारे पास है एक्सेप्शन उस चीज़ की कि यहाँ पे जो एक दिन है, क्या मुझे बताएं ये काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब वो बंदा यूके से मूव कर रहा था चाइना की तरफ, उसका मकसद पाकिस्तान में रुकना था ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो इस चीज़ की रायत देता है कि अगर कोई बंदा 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान, चाइना और यूके, 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान अगर वो मूव कर रहा था और इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, सही है सर जी, इन ट्रांजिट रास्ते में। तो रास्ते में जाते जाते अगर उसको एक दिन या 1 घंटा के लिए सपोज पाकिस्तान में रुकना पड़ गया, फ्लाइट में कोई मसला मसाइल हो गया या वैसे ही रेस्ट के लिए, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ की हमने उसको रायत दे दी है। मेरी बात समझ रही सर? इसको लिख लिया अपने पास, आपने नोट कर रहे यार, लिख लिया? ठीक है जी जी। यहाँ पे प्रोविज़न क्या है? यहाँ पे प्रोविज़न ये है, अगर इन ट्रांजिट जाना उसने दूसरे मुल्क था और उसकी वो फ़्लाइट है और वो वहीं एयरपोर्ट में बैठा हुआ है, वहीं पे वो स्टे कर रहा है, तो सपोज़ अगर वो खुद रुक रहा है, उसकी एक टिकट थी यहाँ से देखें यूके से लेके पाकिस्तान की, दूसरी उसकी जो फ़्लाइट थी ना वो थी पाकिस्तान से लेके चाइना की। इस केस में बताएं क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? इसमें काउंट करना चाहिए। यहाँ पे चाहे वो 1 मिनट के लिए रुका है वो भी आएगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की, यूके से उसने जाना था डायरेक्ट कहाँ पे, चाइना। मेरी बात समझ आ रही है? अब पाकिस्तान में उसको रेस्ट करने के लिए कितना टाइम रुकना पड़ गया? 1 दिन रुकना पड़ गया, 1 डे। और उसकी फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक थी?
उसकी टिकट पे लिखा होगा, जाहिर है, मतलब हमें इस चीज़ का तो पता होगा ना, वो सवाल में बताएगा हमें कि वो वहाँ चाइना से यूके से मूव कर रहा था चाइना की तरफ, और वो 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, या 1 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए उसकी फ्लाइट ने यहाँ पे स्टे किया पाकिस्तान में, तो बताएं इसको काउंट करना है नहीं करना उसके रेजिडेंशियल स्टेटस में, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों सर? ये उसकी एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन जो है आई कैप पूछता है, वो उसको बाहर से मूव करवाएगा, 1 मिनट, वो उसको मूव करवाएगा इस तरह, और एक दिन पाकिस्तान में रोक देगा, तो हम उसको भी अंदों की तरह काउंट कर लेंगे। 183 डेज पूरे करके हम बोलेंगे रेजिडेंट हो गया, हालांकि वो 1 डे काउंट नहीं करना था, उसकी वजह से वो डे बनते थे 182, जिसकी वजह से वो हो रहा था सर नॉन रेजिडेंट। केस स्टडी का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया किस तरह से आती है। ओके जी, जी भाई आप सवाल पूछें। जी पूछें, कहाँ पे? काउंट करेंगे सर, मैंने यही मिसाल दी है नीचे देखें, ये एक होगी हमारे पास और ये दूसरी है, ये इसके बीच में हमारे पास ये अलग अलग है, ठीक है जी। एक उसकी टिकट यहाँ से यहाँ पे थी, 2 हैं अलग अलग हैं, और एक उसकी टिकट ये थी, यहाँ पे सिंपली उसकी एक ही टिकट थी। मेरी बात समझ आ रही है सर जी? उसकी एक ही टिकट में स्टे था। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ इस पर। सर जी क्वेश्चन नंबर 16 अभी हम ये करेंगे इंशाल्लाह, आपको समझ आ जाएगा जो आज हमने पढ़ा है। जी ऑनलाइन वाले ज़रा सब साथ हैं, मुझे बता दें एक बार, ताकि क्वेश्चन स्टार्ट करें। अभी तक के कोई कॉन्सेप्ट इसमें कन्फ्यूजन हो आपको अगर। जी इलियास, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ अभी मीटिंग एंड पे, ठीक है जी। चलें सर आगे चलेंगे, सवालात करें। मुझे ये पहले वाला आप जो है इसका, सॉरी पहले वाला बोलो, आप सेकंड वाले का मुझे सॉल्यूशन बताएं क्या होगा। आप भी बताएं सर, आप भी बताएं सर, सेकंड वाले का मुझे आंसर आप भी बता दें, ऑनलाइन वाले बच्चे सब। क्यों सर? वो तो पाकिस्तान में आया ही नहीं लास्ट 3 सालों से, एंड वाज पोस्टेड टू द पाकिस्तान मिशन इन जेनेवा फ्रॉम 12 अगस्त से, ये अगस्त 2012 से गया हुआ है, और जून हो गया है इसको 13, पिछले 3 साल से बाहर ही है सर। अच्छा, उसने सवाल किया, अगर आप रिक्वायरमेंट देखें उसने क्या पूछा हुआ है, डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2013। इसका क्या मतलब है सर? किस डेट के बिटवीन देखना है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है? 1 जुलाई 2012 से लेके जी 30 जून 2013, ये जो 365 दिन का टाइम है, इसके बीच में देखना है वो बंदा हमारे पास रेजिडेंट है या नहीं है। तो सर सेकंड वाले केस में क्या हुआ, वो रेजिडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सर वो पाकिस्तान के स्पेसिफिक मिशन पे गया हुआ था, और वो मिनिस्ट्री की तरफ से गया हुआ था, तो इस वजह से सर जी वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो इस वजह से हमने जो पॉइंट पढ़ा था आपने रिलेट कर दिया कैसे? सर ये चीज़ आपके पास आएगी 2 से 3 नंबर की सवाल के तौर पर आके पूछ लेगा, कर लेंगे सर वहाँ पे, ठीक है। पहले वाले पे आ जाए सर, पहले वाले पे आ जाए। Ramiz proceeded to Saudi Arabia on 24 December 2012, ठीक है जी, टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन हिज न्यू जॉब। उसकी सर जी नई जॉब होगी, वो बाहर चला गया, उसकी नई जॉब होगी और वो बाहर चला गया। किस दिन हुई है सर जी? 24 दिसंबर वाले दिन। अब सर मेरा सवाल ये है, क्योंकि उसने आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा हुआ है, जिस दिन वो पाकिस्तान से गया है क्या ये दिन काउंट होना चाहिए? होना चाहिए सर, 24 वाला दिन काउंट होना चाहिए, चाहे वो रात के 1 मिनट पहले भी गया है, बेशक 11:50 पे गया, 10 मिनट पहले गया, तो भी होना चाहिए काउंट वो दिन, ठीक है जी। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 20 जून से लेके 24 जून, तो वो दोबारा पाकिस्तान में आ गया फिर 4 दिन के लिए, फॉर प्रेजेंटिंग अ पेपर, उसका कोई आई कैप का पेपर था, ठीक है जी। बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेमिनार वॉज कैंसल्ड। सर वो आया और उसका जिस काम के लिए आया था ना वो काम हुआ ही नहीं, वो सेमिनार उसका कैंसिल हो गया, इंटरप्ट हो गया, इंटरप्शन का मसला आ गया सर जी, कोई स्ट्राइक आ गई यहाँ पे। अभी इसने सेमिनार कैंसिल कर दिया, वो दोबारा कहेगा कि स्ट्राइक आ गई थी, किसी और काम के लिए आया था, अगले सवाल में पूछेगा। मुझे बताएं कि जिस दिन उसका काम नहीं हुआ क्या वो काउंट करेंगे या नहीं करेंगे सर? करेंगे। तो आ जाएँ सर, इसका हम ज़रा सोल्यूशन बना लेते हैं। ये 24 दिसंबर 12 पे गया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर आई थिंक सर 26 था ना, ठीक है जी, हाँ 16 सॉरी। सर जी वो गया है 24 दिसंबर 12 पे। ऑनलाइन वाले बच्चे सब आप मुझे बताएं नंबर ऑफ डेज उसके इस साल में कितने बनते हैं। हमारे पास जो टाइमलाइन थी सर वो क्या थी हमारे पास, 1 जुलाई 2012 से लेके 30 जून 2013। बताएं आप सब अपना अपना सॉल्व करें, मैं आपको सोल्यूशन इसका बना के दे रहा हूँ। दिसंबर में सर जी कितने दिन लेने हैं, सितंबर में कितने दिन होते हैं, अगस्त 31 का होता है, एक बार देख लो। देख लो एक बार फिर से कंफर्म कर लो। अगस्त कभी भी 31 का नहीं हुआ। अच्छा दिसंबर में कितने हमारे पास देख लेना सर जी, अगस्त कितने का होता है, हम तो भूल गए हाथों पे सर ऐसे करके काउंट करने का आदि हम तो है ना। अच्छा जी उसके बाद वो कब आया था पाकिस्तान में, वो आया है जी 20 जून 2013 में दोबारा आया, और 24 जून, 4 दिन उसके यहाँ पे जून में। तो सर जी जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून में आया दोबारा वो। जून में कितने दिन, 4 दिन, सही है जी। मुझे सर जी आप बता दें कि ठीक है जी, अगस्त हमारे पास होता है जी 31 का। हमसे गलती हो गई है सर जी यहाँ पे, सॉरी मेरे से गलती हुई है सर, आपसे कैसे हो सकती है। बताएं सर टोटल कितना हुआ इनका, किसमें, जून में, इसमें काउंट कर लेते हैं ना, 20, 21, 22, 23, 24, सही कह रहे हैं आप, गुड। 5 दिन टोटल करके बताइएगा सर मुझे, ऑनलाइन वालों ने जल्दी बता दिया। 182 इज जून 5, ठीक है जी, ठीक है इलियास, गुड यार। 182 31 अगस्त 31, ओके। एम्बेसडर है, ठीक है जी, सही जा रहे हैं सब, गुड गुड। 180 रेजिडेंट हो गया सर ये तो, मैं तो कहता हूँ रेजिडेंट हो गया, क्यों, नॉन रेजिडेंट, सही है सर जी। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को कि किस तरह से हमने आइडेंटिफाई कर। अच्छा अब ये जो वर्किंग है, ये सर वर्किंग है हमारे पास, आई कैप को क्या ये दिखानी है, 4 नंबर का आई कैप सवाल देगा तो ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी उसको। हाँ आप अगर अपनी कन्वेंस के लिए चाहें तो ये देखें, ये आप बेशक छोड़ दें, ये जो है ना ये 0, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आई कैप को, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन में आ ही नहीं रहे। आप उसको बाकी ऊपर के सारे दिन दिखा दें और जून के 5 दिन दिखा दें। मेरी बात समझिए सर, हमने क्या कोई दिन छोड़ा जब उसका सेमिनार वाला काम नहीं हुआ, हमने वो दिन काउंट किया। ये होती है आई कैप की केस स्टडी। प्रोविज़न हमारे जहन में थी, हमें ज़ुबानी आती, अब हम इसमें लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सर जी मिस्टर फलां फलां ढिमकान जो भी है वो प्रेजेंट था पाकिस्तान में फॉर लेस देन 183 डेज, ठीक है, दैट्स वाई ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट फॉर पाकिस्तान फॉर द टैक्स ईयर 2013। मेरी बात समझ आई सर आप लोगों को, ये लिख देंगे और हमें 4 नंबर इसके आसानी से मिल जाएंगे। ये है एक छोटे लेवल पे एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, लेकिन ये जब बड़े लेवल पे पता कैसे रहेगी, जब आपके पास 18 से 20 नंबर का सवाल होगा ना, और आपको वहाँ पे टैक्स ईयर का पता होगा, टैक्स ईयर को कैसे डिनोट किया हुआ है उसने वो पता होगा, और जब आपको ये पता होगा कि उसकी इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो वो 18-20 नंबर का सवाल आपका सही होगा सर। अदरवाइज़ वो सवाल सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी अजम्पशन से डिफरेंट हो जाएंगी। अगर वो रेजिडेंट है तो पूरी दुनिया की इनकम, रेजिडेंट नहीं है तो सिर्फ पाकिस्तान की इनकम, और ये सवाल आपको 12 नंबर का आएगा तो नंबर गए आपके वहाँ पे। मेरी बात समझ आ रही है, इस तरह से होता है। अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, एक सर मुझे ये बता दें, बस ये लास्ट वाला एक बता दें, बस 2 मिनट और लेते हैं क्लास के इंशाल्लाह, बस लास्ट वाला मुझे बता दें। ये स्मिथ जो है, मिस्टर स्मिथ केम टू पाकिस्तान ऑन 28 Feb 2013। बता दें सर जी, ही लेफ्ट द कंट्री ऑन 31 अगस्त। ये काउंट कर लें, मेरा ख्याल है यहाँ से फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाएंगे सर। क्यों सर, टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा।
सबसे अच्छी बात। अब हमने क्या करना था, हमने सारे काउंट कर लेने थे पेपर के प्रेशर में और सारी चीज़ें, हालांकि चीज़ आती है हमें, लेकिन हमें याद नहीं रहेगा कि यार उसने टैक्स ईयर 2013 का पूछा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे सर, लिमिट करेंगे इसको कहाँ पे, 30 जून 2013 तक। तो अब हम बिटवीन 28 फेब और 30 जून 2013 तक डेज काउंट कर लेंगे और देखेंगे अगर 183 से ज़्यादा है तो वो रेजिडेंट, 182 या 183 से कम है, और सपोज़ यहाँ पे अगली बार वो क्या करेगा, एक लाइन ऐड कर देगा, क्योंकि सर ये जो 182 वाली बात है ना कि किसी और कंपनी में किसी और कंट्री में 182 डेज नहीं रहा, ये अभी नई ऐड हुई है, सही है आपके टैक्स में। तो कहने का मतलब ये कि अगली बार वो सेम लाइन देगा और नीचे बोल देगा कि लेकिन वो किसी और कंट्री में 182 डेज रहा ही नहीं। फिर आप उस केस में क्या करेंगे, और बोल देगा ये जो स्मिथ है पाकिस्तान का रेजिडेंट है, पाकिस्तान का सिटीजन है, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ आई सर आपको, चाहे वो पाकिस्तान में 183 से ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन किसी और में भी 182 से ज़्यादा नहीं रहा ना, इस वजह से पाकिस्तान में रेजिडेंट। ठीक है सर जी, आज की क्लास का हम यहाँ पे करते हैं इख्तिताम। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा जी। बाकी इसमें अच्छा मुझे ये बताएं, कल वाला होमवर्क किसने किया आपने किया? आज भी मैं आपको कुछ सवाल बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप में बता दूंगा। और बेटा कल वाला होमवर्क ग्रुप में शेयर किया था, व्हाट्सएप ग्रुप में जी। सॉल्यूशन भी इसी फाइल में नीचे गिवन है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैंने समझा दिया आपको। सर होमवर्क करने हैं सर, साथ साथ करने हैं होमवर्क। ऑनलाइन वाले हजरात मुझे बता दें होमवर्क का क्या सीन है। ठीक है जी, अब आपके सवाल ले लेते हैं। इलियास खान सर, अगर बंदा अपनी चॉइस पर रुक रहा है पर काउंट करेंगे, या अगर इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से अप्लाई नहीं कर पाया और एक वीक ले हो गया। देखें मेरी बात सुने, ये जो कंडीशंस कुछ भी हो जाए, इन्वायरमेंटल कंडीशंस या जिस तरह की भी, अगर वो बिटवीन 2 कंट्रीज़ एक ही टिकट के ऊपर ट्रैवल कर रहा था तो इसके केस में वो काउंट नहीं की जाएगी। वो अगर उसका रेस्ट का टाइम है, या सपोज़ हमारी फ़्लाइट जो है उसमें कोई डिले आ गया, फ्लाइट में मसला आ गया, फिर वो काउंट नहीं किया जाएगा। या सपोज़ इन्वायरमेंटल कंडीशन उसी की वजह से, लेकिन सपोज़ वो टिकट ही पाकिस्तान की लेके आया था वहाँ से, और वो पाकिस्तानी आके रुक गया और उसने बहाना बनाया कि यार यहाँ पे तो इन्वायरमेंट का मसला हो गया था, और एक हफ्ते बाद उसने दूसरी टिकट पर बाहर जाना था, तो इसके केस में फिर जो है पाकिस्तान के वो दिन काउंट किए जाएंगे। अब मेरी बात समझ आई होगी आपको इलियास, ठीक है जी। और किसी का सवाल? आयशा बेटा आपका सवाल अगर कोई है तो बता दें। साथ आप लोगों ने जवाब सब अच्छे दिए जी, गुड, ओके जी, ठीक है, ओके सर, ओके, ठीक है जी। आज की क्लास का फिर इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, गुड। कल मैंने आपका रजिस्टर देखा था, इससे दिखाना अपना मुझे। क्या सीन है? आज भी पास पेपर वैसे ही बना के इनको देने हैं। इनको आज बना के दो, अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, और मैं तुम्हें बता देता हूँ वैसे वो बता मैंने देता हूँ। निकाल लिए सारे, मैंने बल्कि आपको मैसेज भी किया था। कर दिया था वो, मैंने पहले देख लिए थे, मैंने खुद से देख लिए थे। अभी जैसे ये वाला है क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें मेरा ख्याल है 25 है आज इसमें। तो काफ़ी सारे 7-8 क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, तो ये जो है मुझे PDF भेजिए इसकी, मैं अभी बना देता हूँ। PDF बना देना, हाँ हाँ, PDF। PDF बना दो यार, 5 से 7 मिनट लगेंगे तुम्हारे। ठीक है, बना इनको ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है सर जी, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। एक मिनट यार, हाँ जी, यार दिखाओ। क्लासेस सारी ली हैं अभी तक जी। पेंसिल का नहीं इस्तेमाल करो, बॉल पेन ले लो ब्लैक। ये क्योंकि जब 3-4 महीने बाद ही मिट जाएगा तुम्हारा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, समझ लग गया, चीज़ें समझ आई? सर ये जो लास्ट में 28 फेब का था, तो उसमें लीप ईयर वो खुद बताएगा या हमें खुद देखना पड़ेगा? खुद देखना पड़ेगा। उसमें एक एग्जांपल दी हुई है। देखो लीप ईयर में क्या होता है कि हर 4 साल के गैप से आता है लीप ईयर। मतलब 2000 में आया, फिर 2004 में, 8 में, 12 काउंट कर में। ले बंदा। ठीक है, अब देखो सपोज जब 2024 चल रहा था ना, तो उसने जो सवाल पूछा ना मार्च एंड में, उसने फिर 2024 में ये पूछा कि फेब का डे उसने काउंट करवा लिया। अब फेब उसमें बच्चों को लग रहा था कि 28 डेज़ का, लेकिन 2024 का जो फेब है वो लीप ईयर था। तो अब आगे अगर वैसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि 20 बार आएगा, क्योंकि आगे 2028 में जाके ही लीप ईयर आता है और वो रेलेवेंट पूछता है सवाल, ऐसे नहीं पूछता। लेकिन सपोज अगर वो सेम आपको एग्जांपल दे दे कि 2028 की एग्जांपल उठा के दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि यार 2028 चल रहा है, इसमें जो फेब होता है ना हमारे पास, वो होता है 29 डेज़ का। तो वहाँ पे फिर आपने फेब के आगे 29 डेज़ लिखने हैं।
इस तरह से। ठीक है जी, समझ आ रही है चीज़ें, जी फ्लो सही आ रहा है। जी ठीक है, होमवर्क करते रहो साथ साथ, इंशाल्लाह टैक्स पास हो जाएगा, कुछ भी नहीं है।